कल का दिन तय करेगा कि अगला 1 साल या सवा साल पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। फिर यहाँ पे जिस तरीके से क्राउड चार्ज है वो हमारे सामने है। ये सारी बातों को सामने रखें। इलेक्शन तो जीत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें ये सबको पता है। पाकिस्तान की नून लीग के जज बन जाए, मैं बताऊंगा अटक जेल में उसको कैसे रखा, क्या क्या किया गया, पिंडी में कैसे रखा, चकवाल में कैसे रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल का दिन एक बार फिर एक नई तब्दीली के सूरज के तौर पर तुलू होगा। यह तब्दीली किसके हक में होगी, यानी मुस्लिम लीग नून के हक में। वो इस सूरत में हो सकती है कि अगर कल मुस्लिम लीग नून अक्सरियती सीटें हासिल कर ले तो फिर अगले 1 साल सवा साल यानी जितना अरसा भी इस मौजूदा पार्लियामान या इस दौर ने चलना है तो मुस्लिम लीग नून पंजाब की हद तक एक मजबूत हुकूमत कायम रखने में कामयाब हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ले तो फिर पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। और वो इस सूरत में कि हमजा शहबाज की वजारत आला ख़त्म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ हुकूमत बनाने की वाज़े बर्तरी और पोजीशन में सामने आएंगे। और अगर वो पंजाब में हुकूमत बना लेते हैं तो फिर एक और महाजराई हमें देखने को मिलेगी मरकज़ और पंजाब के दरमियान, जो उस ज़माने में थी जब 2008 से 13 तक मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। जब यूसुफ रज़ा गिलानी या आसिफ अली जरदारी पंजाब आया करते थे तो शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला प्रोटोकॉल के तहत उनके ऊपर लाजिम था कि वो उनका इस्तकबाल करें, उन्हें रिसीव करें। वज़ीर आज़म या सदर को रिसीव नहीं किया करते थे। सो एक महाजराई से भरपूर दौर था। कल का दिन तय करेगा कि अगला 1 साल या सवा साल पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना का एक पैगाम सुनवाना चाहूँगा उन्हीं की ज़बान से। उस ज़माने में इलेक्शन में उस पाकिस्तानी कौम को उन्होंने पैगाम दिया था, लेकिन वो कल होने वाले इलेक्शन पर भी सादिक आता है। आप अपने वोट का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, कैसे करना चाहिए, सुनिए मोहतरमा फातिमा जना क्या कहती थी। वोट का इस्तेमाल आप अपनी मंशा से करेंगे, लेकिन आपको वो इस्तेमाल देखभाल कर करना चाहिए, जैसे मोहतरमा फातिमा जना ने कहा था। मेरे साथ जो 2 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़िया निगार, ख़ास तौर पे ये जो पूरी एक ट्रांजिशन हुई है रिजीम चेंज की, उस पर बड़ी गहरी नज़र है साबिर शाकिर साहब और आरिफ उम्मीद भट्टी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। ये मोहतरमा के शानदार अल्फाज से ही बताएं कि कल जो वोट कास्ट होने जा रहा है, इंडिपेंडेंट वोट कास्ट होगा या उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहतरमा फातिमा जना साहब ने जो फरमाया, ये तो वो अब कायदे आज़म वाला वो पाकिस्तान है ही नहीं। ये तो चंद ताकतवर पाकिस्तानियों का लीड अशरफिया का पाकिस्तान है और बाकी 22 करोड़ उनकी नज़र में कीड़े मकोड़े हैं। मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, और माफ़ी चाहता हूँ इसको शायद आप इलेक्शन कमीशन कहते हैं, मेरी अपनी राय के मुताबिक मैंने एज एक रिपोर्टर कोई 10-12 इलेक्शन कवर किए हैं। इस खौफनाक सरकारी ज़राए का इस्तेमाल बर्बियत, धौंस, धांधली, फ्रॉड, कुछ जो लोगों ने सियासत में इलेक्शन की धांधली में PhD की है। ये PTI तो मुझे समझ में नहीं आती इमरान खान लीडर कैसे बन गए। मुझे मेरे जैसे एक छोटे से रिपोर्टर को पता है कि बैलेट पेपर कहाँ चेंज होते हैं, RO को दफ्तर कैसे मैनेज किया जाता है, प्रिजाइडिंग अफसर किस किस के उम्मीदवार के कहने पे लगा गए। जलसे जुलूसों से इलेक्शन नहीं जीते जाते। इलेक्शन डे बड़ा अहम है और इस वक्त गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक मुझे तो वाज़ेह अक्सरियत PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती हुई लग रही है, लेकिन उनके लीडरान दरअसल ज़्यादातर
मीडिया और सोशल मीडिया को फोकस कर रहे हैं, वोटर उनकी तरफ भाग रहा है और वो अपने बयान तक या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरी ख्याल में, मैं क्योंकि एक पोलिंग एजेंट भी कई दफ़ा रहा हूँ, मैंने इलेक्शन भी देखा है, बज़ाहिर तो जीत के, लेकिन जो ताकतवर है उन्होंने कहा है कि हमजा को जितवाना है। रजीम चेंज का मकसद ये नहीं था कि 2 महीने 2.5 महीने बाद हुकूमत चली जाए। देखिए, मैं बकौल इमरान खान साहब के, अमेरिका के डोनाल्ड डू ने एक मरासला लिखा, वो सच है लिखा। सफारत खाने और किस किस को एड्रेस किया, ये साबर शाकर साहब बेहतर बता सकते हो, तो PM को तो एड्रेस ही नहीं किया गया। अब मौजूदा हुक्मरानों ने अपने अरबों खरबों रुपए के सारे करप्शन के केस नैब तरमीम के जरिए ख़त्म करवा लिए और हर केस को तरमीम करने के लिए पता किया गया शरीफ फैमिली को कौन सा फ़ायदा जाएगा और जरदारी को। अब अमेरिका ने अपना मोटिव भी तो लेना है। आज जो बाइडन पहुंच गए, आपको इसराइल की बातें न सुनाई देंगी, भारत से ताल्लुकात की मिसालें देंगी और देंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन शफाफ हो। बज़ाहिर बादिउल नज़र में जितने सर्वे जर्नलिस्ट कराए, वादिया तौर पर 15 से 17 सीटें PTI जीत रही है अब तक। रिजल्ट किसी ने क्या देना है, मैं उसका नहीं ऐलान कर रहा, मैं तो लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा हूं भाई तक। सही सही, यानी आप समझते हैं 20 में से 15 से 17 सीटें। साबिर शाकिर साहब, ये भी बता दें कि आपकी नज़र में 20 में से कितनी सीटें तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है, एक। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो मिस्टर X, मिस्टर Y और बहुत सारी जगहों पे इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से इलेक्शन मैनेज हो रहा है, लेकिन उन पर जो तनकीद हो रही है PMLN की तरफ से या उनके हामियों की तरफ से, वो ये कि इमरान खान साहब प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो मैं उसका नज़ला किसी और पे गिरा दूंगा। अच्छा, ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, ये तो आप देखें कि फील्ड में हो क्या रहा है। भट्टी साहब ने कुछ नक्शा बयान कर दिया। फील्ड में ये हो रहा है कि सूबे में दाखिले पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब इस तरह के इकदाम कौन करता है? किसी को सूबा बदरी का हुक्म, किसी के सूबे में दाखिले पर पाबंदी, और उसके बाद आपको अपनी पसंद के पोलिंग एजेंट्स भी नहीं दिए जा रहे। तो ये इकदाम किसने करने हैं? अगर किसी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और उसे मालूम है कि वो जीत रहा है, तो उसको इस तरह के इकदाम से कोई फ़ायदा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल-यमीन गंडापुर सूबे में दाखिल नहीं हो सकते। क्या वो कोई अमृतसर के शहरी हैं या कोई नई दिल्ली से आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं? इंतखाबात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, 2 मेन और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब उनको क्यों नहीं, दाखिले पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? फिर वो आपके आज़ाद कश्मीर के रहनुमा, उनको सूबा बदर किया जा रहा है। तो ये क्या सारे जो मैसेजेस हैं। फिर उससे पहले आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका भट्टी साहब ने सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह दिया, मेरा ख्याल है भट्टी साहब की जब भी जुबान जो है वो स्लिप होती है तो आई थिंक वो सही बात कह जाती है। मुबारक जुबान है। हाँ, मुबारक जुबान है। और ये हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा कह रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक मिस्टेक से 40 लाख वोटर जो हैं वो मर गए। जिंदा वोटर 40 लाख वो मर गए एक ऑपरेटर की गलती से। अब ये असल में रिहर्सल की जाती है और ये एक टेस्टर लगाया जाता है और ये नया नाम होगा, ये है डिजिटल धांधली, डिजिटल रिगिंग। और डिजिटल रिगिंग बड़ी आसान होती है। ये प्रैक्टिस इन्होंने पहले भी की थी कि इंतखाबी फरिश्ते तब्दील कर दें और वोटर जो हैं वो एक हल्के से उठा के दूसरे हल्के में डाल दें। आपको भी पता है, भट्टी साहब को भी पता है, जो अयाज सादिक साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उनका इलेक्शन हुआ था और वो इलेक्शन में भी यही हुआ था कि इंतखाबी फरिश्तों से आखिरी टाइम पे वोटर निकाल दिए गए थे। कल और यहाँ तक के इसी हल्के के, यानी कि कल धर्मपुरा की मैं देख रहा था, वहाँ पे खवातीन बता रही हैं कि उनके वोटर जो हैं, उनके वोट डीजी खान में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब ये चीजें ऐसी हैं कि ये कल इसको देखा जाएगा। ये सारी चीजें कौन कर रहा है कंट्रोल? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है।
दाखिले पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, सुबह बदरी की जा रही है। तो ये लेकिन साबिर साहब, क्या ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर रहा है या ये शेख रशीद साहब ने भी एक पैगाम बड़ा अहम जारी किया है इलेक्शन से पहले? मैं चाहूंगा जरा ले और हमारे नाजरीन भी। राइट, साबिर शाकिर साहब, ये जो इशारे हो रहे हैं शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, ये क्या है इस वक्त? और अजीब आप देखें कि कैसे कैसे मोजज़े बल्कि करामात। हमजा शहबाज इस वक्त वजीर आला नहीं, लेकिन वो हैं। वो वजीर आला ना होते हुए वजीर आला रहकर सूबा चला रहे हैं। और उसके बाद अब पूरा वो ऑर्डर पढ़ लें, उसके बाद ये इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद उन्होंने वजीर आला ना होने के बावजूद वजीर आला का इलेक्शन लड़ना है और वजीर आला का इलेक्शन लड़के फिर वजीर आला बन जाना है, वजीर आला होते हुए। कि 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वो सादा अक्सरियत से आराम से जीत रहे थे, लेकिन उनकी एक मिस्टेक जो उनसे हुई, उन्होंने कहा कि मैं 2/3 मेजॉरिटी से जीतना है। उन्होंने 15-20 सीटों पे ये धांधली करवाई थी और वो 15-20 सीटों की धांधली जो है उनसे पूरा इलेक्शन भी छीन लेके गई और सब कुछ छीन लिया उन्होंने। तो अगली सूबाई असम्बलियों का बाइकआउट कर दिया था। इसलिए श्रीलंका का माहौल हमारे सामने है। फिर यहाँ पे जिस तरीके से क्राउड चार्ज है वो हमारे सामने है। ये सारी बातों को सामने रखें। इलेक्शन तो जीत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसमें ये सबको पता है, ये रियासत के अंदर हर इदारे को पता है, मीडिया पर्सन्स को पता है, मुस्लिम नवाज को पता है। और अगर ये जिमनी इलेक्शन असल में है नहीं, ये आखिरी बात अब्बास साहब, ये जिमनी इलेक्शन नहीं है। इस पे ये पूरी जो कंपनी इस वक्त मौजूद है, इसका इन्हसार है कि इस कंपनी ने जमीन बोस होना है या इस कंपनी को मजीद सहारा देना है। तो वो जिमनी इलेक्शन जितवाया जाएगा, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, तब भी ये कंपनी कोई थोड़ा सा सांस लेके आगे बढ़ सकेगी, वरना तो ये जमीन बोस हो चुकी है। बिल्कुल सही, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने आखिर में उठाया कि इसी के ऊपर तो सारा इन्हिसार है। वरना भट्टी साहब, शहबाज अगर पंजाब में हार जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इधर रवात पे खत्म हो जाएगी, उधर अटक पे खत्म हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह जाएंगे, फैजाबाद पुल पे खत्म हो जाएगी। नहीं, देखें, अगर ये इलेक्शन, गुजारिश ये है कि इलेक्शन शफाफ कब होते हैं? जब हुकूमत बिल्कुल गैर जानिबदार हो। 2018 में इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके एक अबूरी हुकूमत बनाई। अब तो एक जमात की हुकूमत है जो स्टेक होल्डर है। यहाँ सिलेक्शन कमीशन, फिर माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो। इस वक्त इलेक्शन कमीशन इमरान खान के बकौल नून लीग का बगल बच्चा है, वर्कर है, सईद मेहंदी का दमाद है। सईद मेहंदी साहब को मैं, साबर साहब जब बड़े होते थे, मैं बचपन में इनको देखता था, उस वक्त से जानता हूँ उनके सईद मेहंदी के क्या तल्लुकात है। ना हुकूमत न्यूट्रल है मेरे ख्याल में। अगर आपके ख्याल में अली अदर तो मुझे गाइड जरूर कीजिएगा कि एक वो आदमी वजीर आला है जिसे को वोट डालने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने नाहल कहा कि उनका वोट नहीं गिनना। तारीख की बदतरीन धांधली, नहीं, मैं इसको पता नहीं, इसके लिए लफ्ज ही नहीं तैयार। मुस्लिम लीग इलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अगर दूर है, लेकिन मेरी इतला इसके बिल्कुल बरक्स है, मेरी इंफॉर्मेशन इसके बिल्कुल बरक्स है। दुरुस्त है। लेटेस्ट तरीके बैलेट पेपर किसी को अलग पहुंचा दिए गए, बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए। 2 जगह होंगे, एक पोलिंग स्टेशन पर, एक गुमनाम जगह पर वोटिंग होगी। मिसाल के तौर पे अली हैदर के पोलिंग स्टेशन में 200 वोट पड़ा है और ये 200 वोट किसी और जगह भी पड़ा, 2000 वोट पड़ा टोटल। एक पोलिंग स्टेशन में 4 पोलिंग बूथ होते हैं, वो 2000 कहीं और भी पड़ा होगा और वो कोऑर्डिनेशन होगी। तो लिहाजा क्योंकि अब जो इनको लाए हैं, अगर ये हुकूमत चले जाती है, केपीके में ऑलरेडी पीटीआई की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की और बलोचिस्तान में पता नहीं हुकूमत किसकी, तो ये क्या मेयर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के रह जाएंगे? मैक्सिमम मेयर वहां रहेंगे ना। ये तो आपने एक बात सुनाई कि 8 और 13 इलेक्शन की पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में, शहबाज शरीफ नहीं।
पहले वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो थी मोहतरमा शहीद, और वजीर आला पंजाब थे नवाज शरीफ। उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी को तैनात किया बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने। तो नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे, उन्होंने कहा मैं इसको बागे जना का चौकीदार लगा दूंगा, आईजी को चौकीदार। ये इस कदर पुलिस और इंतजामिया में डिपेंड कर रहे हैं। इस इंतजामिया, ये पुलिस जिसने इमरान रियाज पे 20 पर्चे कर दिए, आईजी को नौकरी छोड़ देनी चाहिए कि इतने झूठे पर्चे। आईजी का फर्ज नहीं है कि एक ही वकूए की 2 एफआईआर नहीं हो सकती, एक वकूए की 2 एफआईआर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का हुक्म है। तो उस आईजी का ये काम नहीं कि सारे डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को बुलाए और बताए कि ये अगर सारे इलेक्शन पर्चे झूठे हैं, पर्चे झूठा दर्ज करने की सजा है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो आईजी रोइंग नहीं रहा, हुकूमत रोइंग नहीं रही। तो अली हैदर मेरा भाई, आप क्यों इतने मासूम हो? आप सांपों को दूध पिला के कह रहे हो ये डसेंगे नहीं। मैं माफी चाहता हूं, अदब एहतराम से अगर गुस्ताखी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा। मैं बड़े एंकरों का सामना कर नहीं पाता अक्सर। भट्टी साहब सही। अच्छा, साबिर शाकिर साहब, सर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद फिर हमने डिस्कस करना है इलेक्शन के बाद के जो हालात हो। ये फरमा दें शॉर्टली साबिर साहब के 3 मराहल होते हैं इलेक्शन के। एक होता है प्री इलेक्शन जो आज के दिन तक है, एक है इलेक्शन का दिन, और फिर एक होता है पोलिंग खत्म होने के बाद पोस्ट इलेक्शन। इन तीनों मराहल में से कहां ज्यादा डंडी मारी जा सकती है? डंडी अब तक इंतजाम सारे कर लिए गए हैं। प्री पोल रिगिंग जो है वो कंप्लीट है। डिजिटल रिगिंग की रिहर्सल की जा चुकी है। डिजिटल रिगिंग बड़ी मजे की होगी, और वो होगी जो पीटीआई के पॉकेट्स हैं वोटर्स, उनको कल पता चलेगा उनका वोट जो है वो फला पोलिंग पे है, यहाँ है ही नहीं। तो जब वहां से ये पता चलेगा तो ये सारी एम्बेजलमेंट्स जो है वो सारी कल सामने आएंगी। तीसरा, ये जो आपने अभी घोस्ट पोलिंग बूथ जो है, पोलिंग स्टेशन, घोस्ट पोलिंग स्टेशन होंगे, जैसे घोस्ट स्कूल होते हैं ना, कि स्कूल कागजों में कायम है और वहाँ पे टीचर का अमला भी तैनात है लेकिन वो है नहीं, और इस तरह के होंगे। ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर बैलेट पेपर्स वो अरेंज किए गए हैं साइड पे, ताकि जो मार्जिन है, एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं मुख्तलिफ, और तमाम के तमाम उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। वो बताएंगे कि फलां पोलिंग बूथ पे कितने वोट हमारे कास्ट हो चुके हैं, और कहाँ एक रफ आइडिया हो जाता है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बता देते हैं कि हमारी साइड पे इतने पर्चियां गई हैं और पीटीआई की साइड पे इतनी पर्चियां गई हैं। ये सारी चीजें की गई हैं। और उसके बाद फिर कल गिनती के दौरान आपको बड़ा ही शफाफ नजर आएगा, या सॉरी पोलिंग के दौरान पोलिंग आपको इंतहाई शफाफ नजर आएगी, बड़ी पीसफुल नजर आएगी। लेकिन पोलिंग जो स्टेशंस रिकॉर्ड पे होंगे, ये चीजें वहां पे नहीं होंगी। उसके बाद फिर जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी, पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर अगला फेज होगा, वहां पे माइनस प्लस किया जाएगा। इनफैक्ट वहीं से जो बैग हैं वो आगे पीछे होंगे। राइट, यानी जो घोस्ट पोलिंग होंगे, जैसे सिंध में घोस्ट स्कूल बहुत होते हैं, तो वो जो घोस्ट पोलिंग स्टेशन है वहां से इलेक्शन, यानी सामने इलेक्शन कहीं और हो रहा होगा, पीछे इलेक्शन कहीं और हो रहा होगा। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये हुकूमत जमहूरियत के नाम पर जो फाशिस्ट पॉलिसीज इख्तियार किए हुए है, उसके ऊपर क्यों इतनी खामोशी है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इस हुकूमत में जो बज़ाहिरन तो जमहूरियत का निज़ाम है, लेकिन जिस किस्म की पॉलिसीज़ अपोजिशन को दबाने की, बल्कि अपोजिशन को सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश हो रही है, जो मुखालिफ आवाज़ें हैं, तनकीदी आवाज़ें हैं, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। साफ़ियों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह इमरान रियाज के ख़िलाफ़ हुआ, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। साबिर शाकिर साहब, आप इस पर फरमाएँ, फिर मैं भट्टी साहब के पास बढ़ता हूं। ये फाशिज्म की इंतहा नहीं, यानी जमहूरियत के अंदर भी होता रहा है माजी में,
लेकिन इन्होंने तो मेरा ख्याल वो ज़ियाउल हक वाले ज़माने की जो हम मिसालें दिया करते थे, अब आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो इस दौर की मिसालें दिया करेंगी। बिल्कुल, ये जमहूरियत तो असल में है नहीं। इसमें ये बता दूं, ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड जर्नलिज्म, हाइब्रिड पार्लियामेंट्री सिस्टम ये चल रहा है और इसको चलाया जा रहा है। और अगर ये जमहूरियत होती तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। रजीम चेंज ऑपरेशन से सिलसिला शुरू हुआ और उसमें मरासला आ गया, फिर कहा गया कि मरासले पे बात नहीं करनी और रजीम चेंज ऑपरेशन पे बात नहीं करनी। जब ये सारे इक़दाम इस तरह के हुए और जब ये चीज़ आगे न बढ़ सकी तो उसके बाद जो नतीजा हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं तो इमरान रियाज साहब तो नौजवान हैं और वो नौजवान भी हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ बिलाशुबा, लेकिन अय्याज अमीर साहब एक इंतहाई सीजन, इंतहाई बिल्कुल एक मंझे हुए, और उनको भी यानी कि नौबत ये आ गई है कि अय्याज अमीर साहब जैसा डिसेंट आदमी भी इनको अफोर्ड नहीं है, वो भी उनको भी हमला करवा दिया, उन पर गिरेबान, उनके कपड़े फड़वा दिए। इससे बदतरीन मैं कहता हूँ कोई मिसाल हो नहीं सकती। यानी जो बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, डिसेंट, और कभी भी उन्होंने अपनी लाइन अबूर नहीं की। क्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब वफात पा गए हैं? नहीं वफात पा गए। उनकी कब्र जो है वो भी कई मुर्दा वो जिंदा जो लीडर हैं सो कार्ड, उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कब्र कहीं ज्यादा मजबूत है कई जिंदा जावेद जो सो कार्ड लीडर्स हैं या हुक्मरान हैं। तो इसलिए ये चीज खत्म नहीं हो सकती। क्या नवाज शरीफ खत्म हो गया? क्या मरियम सफदर साहबा खत्म हो गई? क्या ये इमरान खान साहब को खत्म किया जा सकेगा? पॉलिटिकल लीडर कभी नहीं मरता। पॉलिटिकल लीडर एक नोटिफिकेशन से नहीं मरता। पॉलिटिकल लीडर किसी चीज से कोई खास बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक प्रोसेस से आता है, बनता है, एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं, एक वोट बैंक, एक लीडर, एक कैरिज्मा वो बनता है और लोगों के दिलों में जगह बनाता है, और फिर वो एक खास प्रोसेस से जाता है। वो अपनी कारकर्दगी से खत्म होता है, नोटिफिकेशन से खत्म नहीं होता, इस तरह की पाबंदियों से खत्म नहीं होता। और ना ही कोई सहाफी इस तरीके से आज तक मरा है कि उसको गोली मार के फारिग कर दिया, वो भी नहीं मरता। ये सहाफत चलती रहती है, कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है, और ये सफर चलता रहता है। इसलिए ये फाशिस्ट जो सिस्टम है इसमें सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई एक आध नहीं है, सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी रीजन ये है कि एक ऐसी कंपनी को मुसल्लत किया गया है जिसकी जड़ें अवाम में नहीं हैं, और इसीलिए जो कल का इलेक्शन है वो इसीलिए हर तरीका अख्तियार करने की कोशिश की जाती है, हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे बेहतर है आप कर्फ्यू लगा दें सुबह पंजाब में कल और आराम से इलेक्शन करवाएं, बात खत्म। इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि इसको आप चेंज कोई हल नहीं है। सही बात है, यानी लेजिटिमेसी लेने की कोशिश की जाएगी कल के इलेक्शन से इस हुकूमत के लिए। भट्टी साहब, सर जो कुछ 25 मई को लॉन्ग मार्च से पहले हुआ, रातों को रेड्स, लोगों को गिरफ्तार, मुझे खुद कई पुलिस ऑफिसर्स ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आपके भी बड़े ताल्लुकात हैं, कि हमारे पास लिस्टें थी, हमने तादाद पूरी करनी थी कि 100 बंदा मैंने उठाना है, 150 बंदा फलां डीपीओ ने उठाना है। वो तादाद पूरी करने के लिए लोगों को उठाया गया। फिर जिस तरह सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, ना माजी में कभी ये हरबे कारगर साबित हुए, ना आज होंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब इतने फाशिस्ट तरीके पर उतर आए हैं, 80 मीडिया भट्टी साहब इनके साथ मिल चुका हुआ है, कोर्ट्स किसी बात पर नोटिस नहीं ले रही हैं, नैब के साथ जो कुछ हो चुका वो आपके सामने है। इतनी कंट्रोल्ड स्टेट कभी देखी है आपने भट्टी साहब? अमीर अब्बास साहब, मैं गलती से पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 2 साल सदर रहा हूं मुशर्रफ दौर में। इस वक्त तो 4-5 यूनियन हो गई हैं, एक थी। 87 दिन अमीर अब्बास साहब, 87 दिन माल रोड पे डेली जुलूस निकाला, जिसमें शहीद बेनजीर भुट्टो इज़हार यकजहती के लिए आई, मौजूदा खावंदे आला सॉरी यार क्या नाम है, हाँ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाए, इमरान साहब भी आए, मुशर्रफ की हुकूमत थी, काफ लीग थी, उनके अलावा हर 87 दिन मैंने इतनी दरिंदगी, इतना घटियापन
इतनी गलीज बर्बियत खौफनाक नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। मैं नहायत अदब एहतराम के साथ साबर शाकर साहब से इख्तलाफ करता हूं, जमहूरियत, ये जमहूरियत है ही नहीं। साबर शाकर साहब मुझे माफ कर दे, ये है एक मरासला आया और बच्चा जमूरा मुदाखलत करेगा, साजिश। बच्चे जमूरों ने कहा 14 ने, साहब आदर साजिश भी करूंगा, मुदाखलत भी करूंगा। बताओ मुंतखब हुकूमत को गिराएगा? गिराऊंगा। कैसे गिराऊंगा? और मैं पुलिस वैन भेज दूंगा। कौन भेजूंगा? मेरा तो नाम भी कोई नहीं लेता, चाहे मैं याजमीर को मारूं। वो आगे, ये जमहूरियत नहीं है। पिछले 10 दिनों से जिस जगह रेड हो रही है, जो आपने 24-25 मई कही, 3 दिन पहले तमाम थानों को फरिश्त पहुंच गई। 150-200 थाने थे, थाने में एक एक फरिश्त पे, जो मेरे पास पड़ी हैं, जो इनकार करेगा मैं कर दूंगा। इमरान रियाज, मैं खुद जितनी धमकियां मिल चुकी है, मैं 1% नहीं बताता, मैं 1% नहीं बताता। मैं अब भी, मेरी गाड़ी में दुरूद शरीफ है, मैंने स्टाफर नहीं रखा। मैं मलक अहमद रियाज साहब ने कहा इमरान रियाज जर्नलिस्ट लिए या कोई ऐसी बात की है, मैं इनको चैलेंज करता हूं, सिर्फ और सिर्फ अमीर अब्बास जज बन जाए, पाकिस्तान की नून लीग के जज बन जाए, मैं बताऊंगा अटक जेल में उसको कैसे रखा, क्या क्या किया गया, पिंडी में कैसे रखा, चकवाल में कैसे रखा, लाहौर के CIA सेल में घुमाया गया और पूछने वाले कौन थे, मैं चैलेंज कर देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अमीर अब्बास साहब इमरान रियाज की CIA की सीसी फुटेज दिखा दे, मेरी गलम इमरान अमीर अब्बास चले। कितनी बड़ा चैलेंज कर रहा हूं, कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं मैं। ये ना छेड़े, हम ईमान से बड़े दुखे हुए हैं, हम मुल्क दुश्मन नहीं है, हम इस मुल्क से इश्क करते हैं, हमें ना दीवार से लगाएं, हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इन्होंने साफत गाली बना, उसका ज्यादा नामुमकिन करते जा रहे हैं, नामुमकिन करते जा रहे हैं। कश्मीर में नहीं रह रहे, हमें पाकिस्तान में रहने दो, हम पाकिस्तानी हैं। मैं अमीर अब्बास साहब, मैं कह रहा हूं आप इस हुकूमत के किसी तर्जमान को कहें, कितना बड़ा कह रहा हूं, पूरी दिखा दो। तो मुझे एक लम्हे का पता है, मैंने 12.5 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, भट्टी साहब आप, मैं माजरत खाऊं, मैं आपके जज्बात के अंदर मैं हायल हो रहा हूं। आप जो एक एक लफ्ज़ आपका उसकी तायद करना पड़ रही है और उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, और आपने सही तर्जुमानी कर दी है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जमहूरियत को सामने रखे और पीछे पूरी तरह से फाशिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। एक ब्रेक, आपकी इजाज़त से ब्रेक से वापसी पर, एक तरफ ये सूरत हाल जिसका साबिर साहब ने, भट्टी साहब ने नक्शा खींचा, दूसरी तरफ आर्टिकल 6 के मुकदमे, यानी इमरान खान के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर के ऊपर आर्टिकल 6। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साबिर शाकिर साहब, अगर एक लम्हे के लिए हम फर्ज भी कर लें कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो गलत थी, या उसके ऊपर जो फिर वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने के लिए सदर को समरी भिजवाई वो भी गलत थी, हम फर्ज कर लेते हैं एक लम्हे के लिए, लेकिन इस मुल्क में तो आइन की खिलाफ वर्जी तो बहुत दूर की बात, आइन को तार तार किया गया और बार बार तार किया गया, और कुछ अरसे पहले तक ये सब कुछ होता रहा। तो फिर अगर आर्टिकल 6 लगाना है, जितने आज राना सनाउल्लाह साहब एक्टिव हुए हैं कि आर्टिकल 6 लगाएंगे, और काबीना ने एक कमेटी भी बना दी खुसूसी, फिर की बात पीछे तक जानी चाहिए ना। फिर एक बात मैं बता दूं कि एक छोटी सी जो मलक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना मुल्तान में हमारे इमरान रियाज खान के खिलाफ, वो उन्होंने हमजा शहबाज के कहने पे नहीं की थी,
वो किसी और के कहने पे की थी, और इसलिए और वो उनको कहा गया था कि आपने मैसेज कन्वे करना है जुडिशरी को, लेकिन वो इतना फरसूदा मामला था कि एक क्रेडिट देना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए बल्कि उन सिविल जजेस को और मजिस्ट्रेट्स को कि जिन्होंने इनिशियल पे ही FIR फारिग कर दी और मुकदमा ही खारिज कर दिया। कहाँ आगे ट्रायल और जमानत और रिमांड की बात होती। परवेज खान साहब को भी, यासर तनवीर साहब को भी, लाहौर वाले जो हैं उनका नाम माजरत मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी ये सैल्यूट करना चाहिए हमें कि जुडिशरी इतनी तगड़ी हो गई है। सिर्फ 2-4 दिन पहले 2 मिसालें दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन जाती है कि जनाब पहले ये चीजें देख लें और इस प्रोसेस को रोकें। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट में वो आने ही नहीं देते और वो सही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम पार्लियामान के अंदर जा सके, लिहाजा पिटीशन वापस कर दी गई। फिर जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, सादिक संजरानी साहब वर्सेस यूसुफ गिलानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है और क्रेडिट गोज टू चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, बहुत वो हमारे लिए एक लाइफलाइन बने हुए हैं। उन्होंने वो जो वोट कैंसिल हुए थे, आपको याद होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट कैंसिल किए थे और सादिक संजरानी साहब जीत गए थे जी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि जी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, ये अंदर की कार्रवाई है, पार्लियामान जाने। तो फिर उससे 2-4 दिन के बाद ही, चंद दिनों के बाद आर्टिकल 69 की एक साइड पे कर दिया गया। फिर ऑब्जर्वेशन जो आती रही वो ये आती रही कि हमने साइफर पे बात नहीं करनी, हम सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक रहेंगे। और जब भी कोई एडवोकेट वो बात करने की कोशिश करते थे उनको कहा जाता था कि हमने सिर्फ इस पे रहना है, आर्टिकल 69 और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे रहना है। लेकिन जो जजमेंट आई है तो उसमें वो सारी चीजें आ गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बहुत अच्छी बात है और वो पोर्शन अभी तक मौजूद है, क्योंकि मरासला जितनी कोशिश की जा रही है मरासले को मारने की, वो मरासला मर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि हमारे सामने जो उस वक्त मटेरियल पेश किया गया, जो एविडेंस पेश, वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये ओपन है कि आप तहकीकात इस पे होनी है। वो तहकीकात रोकने के लिए ही, मरासले से तवज्जो हटाने के लिए ही ये सारा कुछ किया जा रहा है कि आर्टिकल 6 लगा देंगे, ये कर देंगे। फिर वो इजाफी नोट की जो वर्डिंग है, इजाफी नोट की वर्डिंग और इजाफी नोट का कंटेंट आप देखें जी, बिल्कुल वो वाला वही है जो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब आप तक पहुंचा, मुझ तक पहुंचा, भट्टी साहब तक पहुंचा, बिल्कुल कि आर्टिकल 6 और ये स्पीकर को जेल हो जाएगी, प्रिजनर्स वैन आ गई, ये वो सारी चीजें हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि बस हम अपना एक राय दे। राइट, बिल्कुल सही है। भट्टी साहब, आइन का आर्टिकल 140 कहता है कि मुल्क में बल्दियाती हुकूमतें कायम की जाएंगी और ये बल्दियाती हुकूमतों को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग 10-10 साल बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाती, हत्ता कि इसी सुप्रीम कोर्ट को जिसने ये अभी फैसला दिया उसको कह के ऑर्डर में और इनसे इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो फिर आर्टिकल 6 तो नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी लगना चाहिए ना, जो आइन वायलेट करती है। देखें, आइन और कानून का इन हुक्मरानों से वास्ता क्या? आइन में 14 पहली 38 शिक्के हैं। हर आदमी को उसका बुनियादी हकूक देना, फंडामेंटल राइट, तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ। आइन तो ये रोजाना तोड़ते हैं। इन पे तो 101 दफा रोजाना आर्टिकल 6 लगता है, 101 दफा। और कमो बेशतर 40 साल हुकूमत रहे हैं। नवाज शरीफ 81 में फिनांस मिनिस्टर बने थे, जियाउल हक के लेपालक साहबजादे 81 में। 85 में गैर जमाती इलेक्शन में वजीर आला बने थे। 88 में मोहम्मद हाज नेजो की पीठ पे छुरा घोंपा और खुद वजीर आला रहे।
वो इन्होंने तो मुझे, आपको, मुझे, अमीर अब्बास को, साबर शाह को साफ पानी नहीं दिया, आपके कैमरामैन को, मुझे तालीम नहीं दी, रोटी नहीं दी, मेरे बुनियादी हकूक छीनते रहे, डाका मारते रहे। इन्होंने तो हमें इंसाफ नहीं दिया। आर्टिकल 6 इन पे लगता है। आर्टिकल 6 ये है कि अगर आप सरकारी अदारों को आइन और कानून के बरखिलाफ नाजायज तरीके से वो किसी भी शहरी का हुकूक सलब करता है तो वो आइन का गद्दार है। तो सरकारी मशीनरी इनकी आइन की आर्टिकल 6 लगता है, जो अख्तियार से तजावज करके मीर बास पे, आरब मीर भट्टी पे, साबर शाकिर पे झूठे पर्चे दर्ज कर रहे हैं, उनको फांसी वाला फंदा डाल रहे हैं हवालात में। फांसी वाला फंदा, फांसी वाला फंदा। वो ये आर्टिकल 6, इन्हें क्या पता हुकूमत। ये वाहिद मुजरम नवाज शरीफ जो जियाउल मुशर्रफ के साथ डील करके मुजरम था, मुल्ज़म नहीं था, सऊदी अरब चले गए अपने पाए और खद्दे और ओजरी पकाने वालों के साथ। अब फिर बदकिस्मती कि इमरान खान की हुकूमत में फिर डील करके 4 हफ्तों के लिए लंदन गए इलाज की गरज से। उनकी साहबजाती मोहतरमा मरियम नवाज साहब फरमाती रही उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी जिंदगी की छोटी दो। अब उनके भाई सगे की हुकूमत है तो वो नहीं आ रहे। क्या ये आर्टिकल ये नहीं तोड़े आई? मुझे बताएं क्या आइन सिर्फ और सिर्फ नजायज तरीके से हुकूमत मुसल्लत होकर 22 करोड़ आवाम के हुकूक को सलब करना आइन तोड़ना नहीं है? मेरे पास ये आइन पे भी इनके साथ मेरी डिस्कशन करा दे। मैं बताता हूँ, ये जो आज जो एक मुल्ज़मा है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, नहायत काबिल एहतराम मुजरम, सॉरी, वो पीएम का प्रोटोकॉल ले रही है, ये आइन तोड़ रही है। ब्लू बुक है एक, उसके मुताबिक हर एक का प्रोटोकॉल है। यार अनबिलीवेबल है यार। हम गद्दार हो गए, हम मुल्क दुश्मन हो गए, जो इसकी अपनी माँ बाप की कब्रें यहाँ, ना हमारा बिजनेस लंदन, दुबई, अमेरिका, ना हमारे बच्चे, ना हमारा कारोबार, ना प्रॉपर्टी। यार क्या सितम ज़रीफी है। अमीर अब्बास साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, मैंने बहुत अपने आप को रोका हुआ, क्योंकि आजकल ये वैशी हो चुके हैं कुछ लोग, ये सहाफत पर कदगन नहीं लगा रहे। मैं कह रहा हूं सहाफत पर कुचल रहे हैं हमें पांव तले। मत करें ये जुल्म, आखिरी हद तक ना जाएं, रेड लाइन क्रॉस ना करें। हम मिन्नते कर रहे हैं इनसे, हुक्मरानों से, बस करो, बस करो यार, टू मच मत लगाओ दीवार से, वरना हमारे पास कहने के लिए भी है, एविडेंस भी है और अल्लाह के हुक्म से साबित भी करेंगे। आपकी इसी अपील पर, आपके इसी पैगाम पर भट्टी साहब प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, जिसे कहा जाता है कि हर उरूज को जवाल और हर जवाल को उरूज होता है। इस हुकूमत को याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पहले जवाल देख चुके हैं, और उसमें से एक बहुत ही बदतरीन जवाल था जो 1999 में शुरू हुआ था। पीपल्स पार्टी ने भी जवाल देखा है बार बार, एमक्यूएम ने भी जवाल देखा है। अगर आज उरूज है तो ये उरूज भी जवाल में तब्दील हो सकता है, और होगा और होता है। हर उरूज को जवाल है। ये शायद खुशफहमी है इस हुकूमत की कि इनको ताक़यामत इनका इक़्तिदार का सूरज कभी ग़रूब नहीं होगा। लिहाजा जो रियासत की कुछ अक़दार हैं, आइन है, कानून है, ज़ाब्ता है, दूसरों के लिए जगह है, बर्दाश्त है, उसको सामने रख के अगर रियासत को चलाएंगे तो रियासत चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।